नमस्कार। हमारा संविधान के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 9, 10 और 11। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नागरिकता पर संविधान में क्या कानून है, भाग 2 में। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 5, 6, 7 और 8 के बारे में, जो ये बताते हैं कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता पर क्या कानून है। लेकिन जिस सवाल पर हमने पिछला वीडियो खत्म किया था वो ये था कि एक बार जब संविधान की शुरुआत हो जाती है तब संसद को क्या अधिकार हैं नागरिकता पर कानून बनाने के। और एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल कि जहां विश्व भर में अलग अलग देश दोहरी नागरिकता या डुअल सिटीजनशिप को रिकॉग्नाइज करते हैं, भारत के संविधान में डुअल सिटीजनशिप पर क्या प्रावधान है? क्या डुअल सिटीजनशिप या नागरिकता को भारत में माना गया, क्यों नहीं माना गया और क्या कारण दिया गया? इन सारे सवालों पर जल्दी से चर्चा करते हैं आज के इस वीडियो में। तो सर्वप्रथम मैं अनुच्छेद 9, 10, 11 शब्दतः क्या कहते हैं इनको आपके सामने पढ़ दूंगी। हिंदी थोड़ी सी इसमें जटिल उपयोग हुई है, लेकिन उसके बारे में परेशान ना होइएगा। पहले आपको पढ़ूंगी शब्दतः अनुच्छेद 9, 10, 11 और फिर समझाऊंगी सरल भाषा में कि ये तीनों अनुच्छेद क्या कहते हैं नागरिकता पर। तो जल्दी से शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 9 से। और अनुच्छेद 9 कहता है, इसका जो टाइटल है वो कहता है कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता या नागरिक न होना, ये पढ़ता है। और इसको मैं जल्दी से पढ़ देती हूं आपके सामने। यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है तो वह अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा, अथवा अनुच्छेद 6 या अनुच्छेद 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 5 से 8 में नागरिकता किस किस तरीके से प्राप्त की जा सकती है, चाहे वो डोमिसाइल के आधार पर हो, माइग्रेशन के आधार पर हो या रजिस्ट्रेशन के आधार पर हो। इस पे हमने प्रीवियस वीडियो में, पहले वाले वीडियो में बातचीत करी थी। लेकिन अब अनुच्छेद 9 साफ साफ तौर पर ये कह रहा है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी और देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है या किसी और देश का सिटीजन बन जाता है तो अपने आप ही भारत की नागरिकता समाप्त मानी जाएगी। इसका मतलब सरल भाषा में साफ तौर पर अनुच्छेद 9 ये कह रहा है कि भारत की नागरिकता रखने वाला कोई भी व्यक्ति किसी और देश की नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकता। क्या ये सही है, क्या ये गलत है, इस पर क्या कानून है, इस पर थोड़ी और विस्तृत में चर्चा करूंगी। लेकिन पहले जल्दी से जान लेते हैं अनुच्छेद 10 और अनुच्छेद 11 क्या कहते हैं। अनुच्छेद 10 काफी सरल है। अनुच्छेद 10 ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी, मतलब पहले दिए गए अनुच्छेदों या उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई जाए, भारत का नागरिक बना रहेगा। सिंपल भाषा में यदि कहूं तो आर्टिकल 10 ये कहता है कि पहले दिए गए सारे अनुच्छेदों के अनुसार कोई भी व्यक्ति यदि भारत का नागरिक बनता है तो जब तक संसद कोई नया कानून नहीं बना दे तब तक वो सारे लोग भारत के नागरिक बने रहेंगे। इन अदर वर्ड्स, आर्टिकल 10 इज अबाउट कंटिन्यूटी ऑफ सिटीजनशिप, कि नागरिकता मिल तो गई संविधान के प्रारंभ पर अनुच्छेद 5 और 8 से, लेकिन अब 10 कह रहा है कि जब तक इसमें संसद कोई कानून लाके परिवर्तन ना करे तब तक इस नागरिकता को माना जाएगा, मतलब ये बनी रहेगी, ये कंटिन्यूड रहेगी। और आर्टिकल 11 काफी महत्वपूर्ण है, इसे जल्दी से आपके सामने पढ़ देती हूं। आर्टिकल 11 का टाइटल है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। क्या मतलब है इसका? इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी। सरल भाषा में इसका क्या मतलब हुआ कि इस पूरे भाग में, संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 10 में जो भी बातें कह दी गई हैं,
इन किसी से संसद का इस विषय पे कानून बनाने की जो शक्ति है, जो पावर है, उसमें अल्पीकरण नहीं होगा, उसमें कमी नहीं आएगी। मतलब क्या कहना चाह रहा है आर्टिकल 11 कि यदि संसद चाहे तो नागरिकता पर कानून बना सकती है। अब इसी के चलते पहला कानून बनाया संसद ने सिटीजनशिप एक्ट 1955, जिसमें एक बार जब संविधान शुरू हो जाएगा तो किसे नागरिकता दिया जाएगा, इस पर बातचीत की गई। सिटीजनशिप एक्ट 1955 में 5 तरीके से सिटीजनशिप मिलने का या नागरिकता मिलने के बारे में बातचीत की गई। पहला वो जो संविधान ही दे देता है सीधा सीधा संविधान के प्रारंभ में। दूसरा जन्म के द्वारा, सिटीजनशिप बाय बर्थ। तीसरा सिटीजनशिप बाय डिसेंट, मतलब यदि आपके माता पिता या माता के माता पिता आपका उनका जन्म यदि भारत में हुआ तो डिसेंट के द्वारा, फैमिली लीनिएज के द्वारा कब कब आपको सिटीजनशिप मिल सकती है, इसकी बात भी सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कह दी गई। चौथा सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। हमने देखा था कि यदि कोई व्यक्ति है जो भारत की नागरिकता पाना चाहता है, भारत के बाहर रहता है, तो वहां के कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव के साथ भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है, तो उसे सिटीजनशिप एक्ट 1955 भी रिकॉग्नाइज करता है। और पांचवा सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि यदि आप बहुत लंबा समय भारत में व्यतीत कर लें, और स्पेसिफिकली यदि कहूं तो 12 साल, यदि कोई विदेशी व्यक्ति भारत में रहता है और 12 साल तक भारत में कंटिन्यूटी के साथ रहता है, तो बाय नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंतर्गत वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। सिटीजनशिप को खत्म करने के भी 3 तरीके सिटीजनशिप एक्ट 1955 में बता दिए गए। सिटीजनशिप यदि आपको भारत की खत्म करना है तो क्या 3 तरीके हैं। पहले तो ये कि आप एक डिक्लेरेशन दे दें, आप ये कह दें कि आज से मैं भारत का नागरिक नहीं रहना चाहता या नहीं रहना चाहती। ये आप कर सकते हैं संविधान के अनुच्छेद 8 के अंदर भी। दूसरा कि आप किसी और देश की नागरिकता ले लें आर्टिकल 9 के अंतर्गत, तो आर्टिकल 9 के अनुसार फिर आप भारत के नागरिक नहीं बने रहेंगे। और तीसरा कि किसी कारण से भारत सरकार ये कह दे कि आपको भारत की नागरिकता जो है उससे वंचित किया जाता है। इन तीनों पर भी सिटीजनशिप एक्ट 1955 अच्छे से डिस्क्रिप्शन देता है, बताता है। तो यदि आप इन सवालों को और अच्छे से जानना चाहते हैं तो एक बार जल्दी से जरूर पढ़ें सिटीजनशिप एक्ट 1955 को। लेकिन आर्टिकल 11 में जो संसद को अधिकार दिया गया नागरिकता पर कानून बनाने का, इसके तहत सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कई बार संशोधन किया गया या अमेंडमेंट लाए गए। जो सबसे महत्वपूर्ण अमेंडमेंट थे वो थे सन 1986 का। पहली बार 1986 के अमेंडमेंट द्वारा ये बात कही गई कि उसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जा सकेगी जिसके कम से कम माता या पिता कोई एक व्यक्ति भारतीय नागरिक हो। फिर आया 2003 का अमेंडमेंट, जिसमें एक और नई शर्त डाल दी गई कि ना सिर्फ माता या पिता में से कोई एक व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए बच्चे को भारत की नागरिकता देने के लिए, लेकिन वो इलीगल माइग्रेंट भी नहीं होना चाहिए। यदि माता या पिता इलीगल माइग्रेंट हैं तो बच्चे को भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। उसके बाद 1992 में भी अमेंडमेंट हुआ, आगे बहुत सारे अमेंडमेंट होते गए। 2019 का जो अमेंडमेंट था, जिसके बाद पूरे भारतवर्ष में CAA NRC को लेकर डिबेट हुआ, इसके बारे में हम सब जानते हैं। 2019 का जो अमेंडमेंट था वो क्या कह रहा था? वो ये कह रहा था कि 3 देशों में से बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में से जो नाम धर्म के लिखे हुए हैं उन धर्मों का कोई भी व्यक्ति भारत में नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है यदि वो अपने देश में रिलीजियसली परसिक्यूटेड माइनॉरिटी हो। मतलब अपने जिस धर्म को वो बिलोंग करता है उस धर्म के कारण यदि उसके देश में उसे मारे जाने का खतरा हो, और यदि वो व्यक्ति बांग्लादेश से आता है, पाकिस्तान से आता है और अफगानिस्तान से आता है, और साथ में ही वो व्यक्ति यदि हिंदू है या बुद्धिस्ट है या सिख है या ईसाई है या पारसी है, मतलब ध्यान दीजिएगा कि मुस्लिम्स कोई अधिकार नहीं दिया गया, तो वो लोग 2019 के अमेंडमेंट के बाद भारत में नागरिकता के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब ये मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट चला गया है और पूरे भारतवर्ष में इस पे डिबेट है। तो पहला सवाल है कि क्या भारत की संसद नागरिकता पर कानून बना सकती है? इसका सीधा जवाब तो है कि जी हां, अनुच्छेद 11 के अंदर बना सकती है। लेकिन क्या नागरिकता देने के लिए वो चाहे अपने मन की शर्तें डाल सकती है? ये थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन है जिसे सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना पड़ेगा।
आपको यदि ध्यान होगा तो हमने बात करी थी केशव नंदा भारतीय जजमेंट की, जिसमें दिया गया था एक बेसिक स्ट्रक्चर, और उस बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट सेक्युलरिज्म भी था। तो क्या उससे 2019 के अमेंडमेंट पर प्रभाव पड़ेगा? ये सवाल अब हमें इंतजार करना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या रुख लेती है। लेकिन ये तो हुई आर्टिकल 11 की बात। बहुत जल्दी से आपका ध्यान चाहती हूं आर्टिकल 9 पर, क्योंकि आर्टिकल 9 पर हमने देखा डुअल सिटीजनशिप या दोहरी नागरिकता नहीं दी जाती। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट चल रहा था तो पहले ये एक प्रपोजल आया कि आर्टिकल 5 जो कहता है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, उसी में एक प्रोविजो, उसी में एक क्लॉज डाल दिया जाए कि यदि कोई व्यक्ति किसी और देश की नागरिकता को ले लेता है तो स्वतः ही भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। लेकिन बाद में यह माना गया कि नहीं, ये एक बड़ा मुद्दा है, इट्स अ जनरल प्रिंसिपल, तो इसे आर्टिकल 5 के प्रोविजो में ना डाल के इसके लिए एक अलग से आर्टिकल होना चाहिए, और ऐसे आया आर्टिकल 9 भारत के संविधान में। लेकिन कुछ आंकड़ों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। क्या आप जानते हैं कि 2015 से 2019 तक लगभग 6.5 लाख 6.76 लाख पीपल भारत की नागरिकता छोड़ चुके हैं? क्या आप जानते हैं कि यूएन वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2018 के अनुसार लगभग 1.55 करोड़ लोग ऐसे हैं जो भारत से संबंध रखते हैं और किसी और देश में रह रहे हैं या हैं निवास कर रहे हैं, या तो प्रोफेशनल रीजंस के कारण या पर्सनल रीजंस के कारण। और क्या आप ये भी जानते हैं कि भारत का जो पासपोर्ट है उसका वर्ल्ड रैंकिंग 2010 में 77 था, लेकिन 2019 में हो गया 86, मतलब गिर गया। ये रैंकिंग कैसे तय की जाती है कि दुनिया भर के जो विश्व हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो भारतीय नागरिकता या भारतीय पासपोर्ट होल्डर रखने वाले को अपने देशों में फ्री का वीजा देते हो। मतलब आपको अलग से वीजा नहीं के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, आप अपना इंडियन पासपोर्ट दिखाकर ही ऐसे कितने देश हैं जहां पर सीधे जा सकते हैं। तो भारतीय पासपोर्ट रखने वाले केवल 56 देशों में ही जा सकते हैं, और इसके कारण चूंकि ये संख्या बहुत कम है, इसलिए भारत के पासपोर्ट की वर्ल्ड ओवर रैंकिंग बहुत कम है। तो सवाल यह है कि ऐसे भारतीय जिन्हें काम के कारण बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, यदि वो भारत का पासपोर्ट रखेंगे तो वो बहुत सारे देशों में ट्रैवल इजीली नहीं कर पाएंगे, हर बार उन्हें वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए कई लोग जो भारतीय हैं उन्होंने बाद में दूसरे देशों की नागरिकता ले ली। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है अभिजीत बैनर्जी। जी हाँ, भारत से नोबेल प्राइज विनर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अभिजीत बैनर्जी ने 2017 में अमेरिकन सिटीजनशिप ले ली। जब उनकी मां से पूछा गया कि क्यों, तो उनकी मां ने कहा कि मेरे बेटे को बहुत ट्रैवल करना पड़ता है विश्व भर में, तो अमेरिकन पासपोर्ट होने से आसानी होती है। और शायद आपको जानकर आश्चर्य हो या शायद आपको पता भी हो कि भारत के बड़े बॉलीवुड स्टार, जी हां, अक्षय कुमार भी भारत की नागरिकता नहीं रखते, वो भी एक कैनेडियन सिटीजन है। तो क्या सवाल है कि वो सारे भारत के लोग जो भारत से जुड़ाव महसूस करते हैं, लेकिन पर्सनल या प्रोफेशनल रीजन के कारण उन्हें बाकी देशों में भी जाना पड़ सकता है, तो क्या ऐसे में भारत को डुअल सिटीजनशिप पर अपना रुख के बारे में सोचना नहीं चाहिए? इस पर थोड़ा सा डिस्कशन हुआ 2005 में, और जब भारत के जो प्रवासी हैं, मतलब जो भारत के तो हैं लेकिन प्रवासी हैं, प्रवासी सम्मेलन हैदराबाद में चल रहा था 2005 में, और सरकार लेकर आई एक नई स्कीम जिसे कहते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया या OCI। और वो सारे लोग जो भारत के संविधान के प्रारंभ में संविधान की का अधिकार रखते थे, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने भारत की नागरिकता नहीं ली, उन सारे लोगों को अधिकार दिया गया कि वो एक ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया या OCI कार्ड बनवा लें। इस OCI कार्ड का बेनिफिट क्या है? इस कार्ड का बेनिफिट है कि लाइफ टाइम यदि आपके पास OCI कार्ड है तो बिना वीजा के लिए अप्लाई करें, किसी भी कारण से आप भारत आ जा सकते हैं। तो फिर डुअल सिटीजनशिप क्यों चाहिए? OCI कार्ड से ही काम चला लेते हैं। समस्या यह है कि जो व्यक्तियों के पास OCI कार्ड है वो भारत में बहुत लिमिटेड अधिकार रखते हैं, जैसे कि वो किसी सरकारी जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, वो भारत की किसी भी चुनाव में खड़े नहीं हो सकते, कोई चुनाव नहीं लड़ सकते, और जैसे 2019 के अमेंडमेंट में एक शर्त डाली गई कि कोई भी व्यक्ति जो OCI कार्ड होल्डर है, यदि सरकार चाहे और सरकार ये कहती है
कि इस व्यक्ति ने बाकी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस को वायलेट किया है सिटीजनशिप एक्ट का, तो उनके ओसीआई कार्ड को रद्द भी कर सकती है। तो जब दुनिया भर में इतने सारे देशों ने सिंगल सिटीजनशिप नहीं डुअल सिटीजनशिप को अपनाया, और देखिए जब संविधान शुरुआत हुआ था तब टर्म्स एंड कंडीशंस अलग थी, तब हालात अलग थे। आज के देश में कितने सारे भारतीय हैं जो ग्लोबल हैं, जिनकी ग्लोबल सोच है। तो ये शर्त क्यों हो कि यदि आप प्यार करें तो सिर्फ और सिर्फ भारत से ही करें? क्यों आपका प्यार इस प्रकार से सर्वव्यापी नहीं हो सकता कि उसमें भारत के लिए तो प्रेम हो ही, लेकिन यदि आपके माँ बाप किसी और देश में हैं, आपका जन्म किसी और देश में हुआ, या आप काम करने के लिए किसी और देश में रहते हैं, तो आप एक से अधिक देशों से प्रेम भी कर सकें, एक से अधिक देशों से जुड़ाव भी महसूस कर सकें, और एक से अधिक देशों की नागरिकता भी रख सकें। क्या संसद इस पर कुछ नया कदम लेकर आएगी? क्या इस पर कानून बनाया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बनाया जा सकता है आर्टिकल 11 के अंतर्गत। लेकिन यदि ऐसा कोई कानून बनता है तो उससे आर्टिकल 9 जो है उसे कैसा देखा जाएगा, ये मुद्दा फिर चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट। मैं आशा करती हूं कि इस छोटे से वीडियो में आपको ये समझ में आया होगा कि नागरिकता पर जो कानून है वो सरल नहीं है। एक तरफ तो संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 है भाग 2 में, और उसके बाद है सिटीजनशिप एक्ट, जिसके बाद हम देखते हैं अलग अलग अमेंडमेंट भी जो सिटीजनशिप एक्ट में आए। तो नागरिकता जो है ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसे समझें। आपके क्या सवाल हैं वो मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अधिवक्ता अवनी बंसल। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।